गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं और आज कल से आगे की कहानी आपके लिए लाया हूं। लास्ट डे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ खास बातों को जानेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे फोर्स बाय टेस्ट चार्ज, मतलब कि बल बटे आवेश। आवेश भी कौन सा, तो टेस्ट चार्ज है ये, ठीक है। बहुत ही छोटी मात्रा का आवेश, बहुत ही कम मात्रा का है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताए थे आपको कि एक सदिश राशि है, इसका जो होता है सो अपना दिशा भी होता है और अपना इसका माप भी होता है। तो माप तो सारे फिजिकल क्वांटिटीज की होती है। तो यहाँ पर हम इसके पास यूनिट जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हमको डायमेंशन में क्या मिलेगा, मतलब मेजरमेंट भी मिलेगा, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और दूसरा चीज डायरेक्शन भी मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज होने के लिए तीन कंडीशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। वेक्टर के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन, यहाँ लिखो पहला, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो सभी में कॉमन है। मैग्नीट्यूड मतलब मान, उसका कोई भी मान होगा जो भी होगा। दूसरा उसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन का मतलब उसके पास जो होगी सो अपनी दिशा होगी। और तीसरा क्या होता है कि उसको हम लोग ऐड करते हैं स्पेशल मेथड से, ऐड बाय स्पेशल मेथड। तो स्पेशल मेथड से ऐड करने का मतलब विशेष नियम से, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर एडिशन लॉ। तो हम लोग इसका विशेष तकनीक से इसको ऐड करते हैं, विशेष तकनीक से जोड़ना। इसको हम लोग साधारण अलजेब्रा की तरह नहीं जोड़ते हैं। जैसे 2 जोड़ 2 5, 4 होता है, मेरे पास 5 नहीं होता है, 4 होता है। तो 4 जो होता है उसको हम लोग दिशा के साथ करें तो 2 जोड़ 2 हो सकता है 3 ही हो आपके पास, हो सकता है 2 जोड़ 2 आपके पास 2.5 हो। ये डिपेंड करता है इसकी दिशा पे। इसे वेक्टर के लिए 3 कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज मैं पहले आपको इसके यूनिट और डायमेंशन के बारे में बताऊंगा। यूनिट जब निकालते हैं लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स के हम लोग जानते हैं न्यूटन होता है, और इसका यूनिट जो होता है सो कूलम होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। पहला चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई मेरे पास न्यूटन पर कूलम। अब जब इसका डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLt-2। मैं आप लोग को ये पहले ही बता चुका हूँ, mLt-2। और कूलम का क्या होता है, कूलम जो है चार्ज है। और चार्ज को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जब हम लोग निकालते हैं इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में जाते हैं, तो हमारे पास होता है Q I इक्वल्स टू चार्ज का फ्लो का दर, ठीक है। मतलब कि विद्युत धारा इक्वल्स टू आवेश बटे समय, ठीक है। तो I इक्वल्स टू Q/T, तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, IT। ये आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। IT, I का होता है एम्पियर और T जो है टाइम, तो इसका हो गया T। इसका मतलब Q का डायमेंशन क्या होगा, 80। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे Q इक्वल्स टू IT, ये वाला I का क्वेश्चन आता है, पूछता है, तो वहां पर इसको ध्यान रखिएगा। 1 एम्पियर इक्वल्स टू कूलम्ब। यहाँ पर हम लोग जब भी पढ़ते हैं इसका जब मात्रक भी लेते हैं कूलम्ब, तो कूलम्ब इक्वल्स टू ये होता है एम्पियर सेकेंड, ठीक ना, कूलम्ब का। तो 80, तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन की जो कूलम्ब है, कूलम्ब के पास क्या बैठाएंगे, AT। अब ये 1 है, ये 1 है, ये इस तरह का है, तो M1 L1 T जाएगा तो T-2 पहले से, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1, और A जो है ऊपर जाएगा तो A का हो जाएगा -1। इसका मतलब M1 L1 T हो गया -3 और A हो जाएगा आपके पास -1। ये आपको मिल गया आवेश का, किसका, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र की बीमा, ठीक है। मतलब किसका, तो E का बीमा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और कभी कभी ये निकालने के 2 नंबर में भी देता है। और ये Q का, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। 15 ऑब्जेक्टिव आपकी आती है, वो 15 ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है। आज हम इससे थोड़ा सा फिर आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब किसी पॉइंट चार्ज के कारण कहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गया। क्लास 11 का ही चीज था, आप लोग को 11th में ही पढ़ाया गया था। यहाँ तो आप लोग को हम रिवीजन कराए एक तरह से इसको, ये तो आप लोग को जान जाना चाहिए था पहले ही। अब हम लोग जब आते हैं इसमें, दूसरी चीज जो आते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण आपके पास टॉपिक क्या है, किसी भी पॉइंट चार्ज मतलब कि बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र, ये अब आप लोग को निकालना है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र कैसे निकालता है उस पर ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक आपका बिंदु है जो कि पॉइंट चार्ज है,
प्लस क्यू है, इसको कैपिटल क्यू लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेस्ट चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू लेंगे। अब इसके कारण हमको निकालना है कि इसका क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालना हो तो कितना होगा। मुझे आपको दिख रहा होगा इसके चारों में तो इस तरह से गोल गोल ड्रॉ किए हैं, ये आपको सर्कल टाइप का ड्रॉ किए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल फुटबॉल टाइप का चारों ओर ये आएगा, ठीक ना, ऐसे इधर से भी आएगा, ऐसे इधर से भी आएगा, तो मतलब समझिए फुटबॉल के बीच में हम लोग चार्ज को प्लेस कर देते हैं। ठीक, अब इस चार्ज में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो ये अपने चारों ओर अपना एक क्षेत्र बनाएगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं चार्ज है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को ला करके प्लेस कर देते हैं, जो कि पॉजिटिव नेचर का होगा। अब पूछ रहे हैं कि यहाँ पर इसकी कितनी तीव्रता लगेगी, इसके कारण कितनी तीव्रता यहाँ पर लगेगी। तो पहले क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का हम लोग उपयोग करके दोनों के बीच का फोर्स निकालते हैं। मान लेते हैं इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है सो r है, ठीक, यहां भी प्लेस कर सकते थे, यहां से यहाँ r1 है, कहीं और भी प्लेस कर सकते थे, और आपसे पूछते कि बताइए यहाँ पर कितना है, इसको r2 मान लेते हैं। इस तरह से हम कहीं भी मान सकते हैं, तो ये मान लेते हैं, और इसकी जो दिशा होगी सो r वेक्टर मतलब कि इसका रेडियस के लॉन्ग में होगा, इसकी त्रिज्या के साथ साथ होगी। देखिए सीधा त्रिज्या सीधा त्रिज्या सीधा त्रिज्या, तो दिशा किधर होगी, तो त्रिज्या के साथ साथ होगी। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, यहां पर इसको हम प्लेस किए Q0 और इसमें काम किए, ठीक, प्लस Q0, ये दोनों में भी हम काम नहीं किए हैं। अब देखिए F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मेरे पास एक टॉपिक आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब हमको जानते हैं कि इसको इक्वेशन वन बातें जानते हैं कि E इक्वल टू होता है A बाई Q0, हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा E, तो E का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड में काम करे, इसका वेक्टर में काम नहीं करे, इसे मैग्नीट्यूड F का लिए और Q0 हो गया। F का वैल्यू बैठाते हैं तो हो जाता है 1 बाई के, यहां देखिएगा थोड़ा सा हम इसको छोड़ दिए, ये Q जो था मेरे पास यहाँ कैपिटल Q था, इसका अगला स्टेप एक ले लेना था, इसको हम यही मिटा के कर दे रहे, ठीक है। Q1 मतलब कैपिटल Q और Q2 का मतलब टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, फॉर्मूला बन गया यहाँ पर आपका ही। अब यहाँ पर 1 बाई के, एफ के जगह पर के जगह वैल्यू बैठा दे रहे हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q इंटू Q0 बाई Q0। किसी को दिक्कत नहीं, के का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन हम लोग पढ़े हुए हैं, Q आ गया, Q0 आ गया, Q0 के ऊपर Q0 आ गया, ये Q0 और ये Q0 कट गया, मतलब हमको मिला क्या, मिला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर कहाँ गया, अच्छा यहाँ पर एक आर स्क्वायर भी होगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू, तो ये क्यू को हम सीधा सीधी ऊपर लिख लेते हैं, यही आपका पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कहीं पर भी मैग्नीट्यूड है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये इस आर पे डिपेंड करेगा, ये तो सेम रहेगा, हम तो इसी से काम करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये ना आया, मतलब क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1 को हटा देते हैं, 1 का जरूरत नहीं है, तो क्यू बाई, ये तो मेरे पास क्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो किसी पे डिपेंड करेगा, आर पर ना। आप देखिए यहाँ जो रहेगा यहाँ कार बैठाएंगे, यहाँ जो रहेगा यहाँ कार बैठाएंगे, जहां का रहेगा वहां बैठाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये आप लोग को निकालने के लिए आता है, फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। इसमें ध्यान दीजिए, अब फॉर्मूला से आते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमको क्या मिल रहा है, E जो है सो चूंकि Q बाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर, तो E हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। मेरे पास फॉर्मूला आ गया। हाँ, ये फॉर्मूला नहीं, एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, जो आगे आपको भविष्य में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। इसके जब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचने का मतलब क्या हुआ कि अगर E वर्सेस R का ग्राफ खींचते हैं तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, थोड़ा ग्राफ पर ध्यान देते हैं। देखिए E वर्सेस R का ग्राफ खींचते हैं, E वर्सेस R का, तो चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि R का मान बढ़ेगा तो E का मान घटेगा, मतलब जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाएंगे E का मान घटेगा और अनंत पर 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, यहां हम लिख दे रहे हैं अनंत पर
ई का मान 0 हो जाएगा, तब उसकी जगह वहां पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे जैसे नजदीक आएंगे आर का मान घटते जाएगा और ई का मान बढ़ते जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा, ये यही बता रहा है। इसके लिए ग्राफ खींचेंगे, वो ग्राफ जो होगा सो इस तरह का होगा, ठीक है। ई है इधर और इधर आर है, तो ई वर्सेस आर का ग्राफ इस तरह का होगा और ये आपको दिखाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर कभी कभी आपको ई वर्सेस 1/r² का ग्राफ खींचने आ जाए अगर, तो r² का ग्राफ आएगा तो ई तो पूरा का पूरा टर्म यही है, इसको हम k मान लेते हैं। सपोज कि k हो गया तो ई क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ इस तरह का होगा। और यहाँ पर जो ग्राफ होगा k के साथ जैसे जैसे 1/r² बढ़ेगा इस तरह से मान बढ़ेगा। यहाँ हो गया 1/r² होगा ये, और ये वाला हो गया मेरे पास e, ठीक है। नीचे में 1/r², ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, ठीक है। e वर्सेस 1/r² और यहाँ पर 1/r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मतलब कि पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बारे में थोड़ा सा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि जनरली आप लोगों को कंपटीशन में पूछता है। स्पेशली इसका जो दिशा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जब भी ड्रॉ करते हैं हम लोग तो पॉजिटिव चार्ज से ड्रॉ करते हैं। कैसे, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखेंगे तो जैसे जैसे हम लोग बाहर जाएंगे वैसे वैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इसका मान कम होते जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको खींचते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम दिखा रहे हैं एक्चुअल में, जो कि आपको बाद में बताएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, ठीक, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा। और निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर, अगर ये निगेटिव चार्ज होता है तो इसमें अंदर की ओर, इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है ई वेक्टर का। अगर कोई चार्ज है यहाँ पर क्यू है, कहीं बिंदु पर रखे हैं, और यहाँ भी कोई क्यू है, ठीक है, दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो फोर्स का कैसे होगा, दोनों प्लस है तो इसके का निस्बत इधर की ओर, इसके का निस्बत इधर की ओर, बाहर की ओर। और जो एफ का डायरेक्शन होगा वही ई का डायरेक्शन, क्योंकि ई और एफ हम लोग कैसे बनाए हैं, ई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब जो एफ का डायरेक्शन होगा वही मेरे पास ई का डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन करते हैं। हम अभी बताएं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वेक्टर एडिशन लॉ का यूज करेंगे। फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ इसका यूज करेंगे। और वेक्टर एडिशन लॉ में क्या होता है कि एडिशन लॉ का मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कब यूज करते हैं, जब ए एक वेक्टर है बी एक वेक्टर है और हम लोग ए और बी का एडिशन करते हैं, तब इसको क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम में यहाँ पर एक डायगोनल खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं समांतर चतुर्भुज बना के, और समांतर चतुर्भुज बना के विकर्ण खींचते हैं तो वहां पर जो थीटा एंगल होता है इन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो अगर आपको कोई दो चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E1 और E2, और E1 और E2 इस तरह से, E1 इधर की ओर सपोज करते हैं और E2 जो है सो उल्टा है, मान लेते इधर है E2, तो यहाँ पर दोनों के जो कितने डिग्री कोण बन रहा है 180 डिग्री का। और आपको कोई बोले कि दोनों को जोड़िए कि दोनों का नेट यहाँ पर कितना पड़ रहा है कहीं पर भी किसी पर, तो क्या करेंगे, निकालेंगे रिजल्टेंट E। तो ऐसे लिखते हैं E R रिजल्टेंट, या E नेट भी लिखते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इक्वल टू रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं इसलिए मोड लगा देते हैं, ये मैग्नीट्यूड बताता है सिर्फ और सिर्फ आर का, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 180 डिग्री, ठीक है। ये फॉर्मूला में बैठा दिए हम इसमें। तो E1 तुम्हारे थे E1 है, E2 भी E2 है, 2E1 E2 cos 180 का वैल्यू कितना होता है, हाँ ठीक है -1। चलिए रूट में लगा दिए इसको, तो ये हो गया रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला में आ गया। इसको लिखेंगे E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगा आपको, स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो आ गया सीधा E1 माइनस E2, ये हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग E को रिजल्टेंट निकालते हैं।
अगर सपोज करते ई का डायरेक्शन ऐसे नहीं होकर के ऐसे होता और एंगल आता 60 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री बैठाते हैं, यहाँ पर 1/2 बैठाते, 2 2 कट जाता है, E1 प्लस E2 प्लस E1 E2 हो जाता सीधा सीधी। ठीक है, इसमें हम लोग इसी मतलब जब भी इसका एडिशन करते हैं तो एडिशन की हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं और इसी फॉर्मूला से हम लोग काम करते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखिएगा कि इसको बढ़िया से कीजिए क्योंकि इस पर अगले दिन हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन आप लोग कंपटीशन में भी आ सकता है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कंपटीशन में भी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।